हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA जोन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हम सेशन करेंगे आपका ऑल ओवर में। मैंने जीएस के क्वेश्चंस लिए हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस लिए हैं और एक दो क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के भी हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करिएगा। सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग टू एंड पूरी वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। First Indian who have completed NASA's air and space program. A. Janvi Dangoti, B. Shivani Singh, C. Deepti Verma या D. Sania Mirza. So first Indian who have completed NASA's air and space program, कौन थी इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A. जानवी डंगोती। तो ए इज़ द राइट आंसर, जानवी डंगोती इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पन कल्चर इज बिल्ड एट ए. हैदराबाद, बी. हरियाणा, सी. साउथ अमेरिका या फिर डी. राजस्थान। सो बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पन कल्चर इज बीइंग बिल्ड एट वेयर? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा में। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हरियाणा। बी हरियाणा में है। सो बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पन कल्चर इज बीइंग बिल्ड एट बी, हरियाणा। इसमें पूरा जो नाम हो जाएगा वो कहाँ पर है? राखी गाड़ी, हरियाणा, यानी राखी गाड़ी में है। हरियाणा में जो स्थित है, जो प्लेस है वो है राखी गाड़ी, और आपका जो स्टेट लगता है वो है हरियाणा। तो ये पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग पूरा नाम याद रखिएगा क्या है। तो बी, राखी गढ़ई, हरियाणा। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट विच इज़ 100% बेस्ड ऑन लैंडलॉर्ड मॉडल। ए. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बी. मोरमुगांव पोर्ट, सी. कांडला पोर्ट या फिर डी. पैराडीप पोर्ट। सो इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट विच इज़ 100% बेस्ड ऑन लैंडलॉर्ड मॉडल। सो इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विसेज इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ए. कश्मीर, बी. केरला, सी. आंध्र प्रदेश या फिर डी. उत्तर प्रदेश। सो ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विसेज इज रिलेटेड टू विच स्टेट? क्या होगा इसका राइट आंसर? बी, केरला। तो केरला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो इंडियाज़ फर्स्ट CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था इसमें से? ए. HJ कैनिया, बी. राधाकृष्णन जी, सी. जवाहरलाल नेहरू जी या फिर डी. गांधी जी। सो इंडियाज़ फर्स्ट CJI कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, HJ कैनिया। तो ये आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ पहली जो है थी, इंडियाज़ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा? HJ कैनिया। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट? ए. केरला, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. ऑप्शन दे दिया है, सी. कर्नाटका या फिर डी. नागालैंड। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है जगन्नाथपुरी टेम्पल इज़ एट ए. मणिपुर, बी. नेपाल, सी. तमिलनाडु या फिर डी. उड़ीसा। तो ये बहुत ही फेमस टेम्पल है और आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उड़ीसा। तो जगन्नाथपुरी टेम्पल इज़ एट डी, उड़ीसा, उड़ीसा में है। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन ए 23rd of January, बी 24th January, सी 25th January या फिर डी 26th January। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। कब मनाया जाता है? ए 23rd of January को। तो ए 23rd January इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंबाला फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू ए तमिलनाडु, बी केरला, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी कर्नाटका। सो कंबाला फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द स्टेट? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी कर्नाटका से रिलेटेड है। सो डी कर्नाटका इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यानी पीडीएफ का क्या फुल फॉर्म होगा? ए पोर्टेबल डिवाइस फॉर्म, बी पोर्टेबिलिटी डायरेक्ट फॉर्म, सी पोर्टेबल डिस्टॉर्टिंग फॉर्म या फिर डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो पीडीएफ का क्या फुल फॉर्म होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉट इन ए 1191 में, बी 1192 में, सी 1193 में या फिर डी 19 यानी 1995 में। तो कब हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉट इन? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? ए 1191 में यानी 1191 में हुआ था। तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शेड्यूल 10 यानी जो शेड्यूल है 10वां वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ए सैलरी एंड एम्यूनमेंट्स, बी म्यूनसिपैलिटी, सी लैंग्वेजेस या फिर डी एंटी डिफेक्शन लॉ। सो शेड्यूल 10 आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या होगा इसका राइट आंसर? डी एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ ए इज़ 1, ए 1 दिया हुआ है, सी आपका दिया है 3 और डब्ल्यू दिया है 23 और डी दिया है 4। तो आपका एफ़ क्या होगा इसमें? तो इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग हो रखी है। जैसे ए जो है आपका 1 होता है, ए आपका पहला लेटर होता है इसीलिए इट इज़ कंसिडर्ड एज 1। उसके बाद सी आपका 3rd नंबर पे आता है इसीलिए यहाँ पे दे रखा है 3। सिमिलरली डी और जो डब्ल्यू है वो भी उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से दे रखा है। तो एफ़ आपका किस नंबर पे आता है? तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये 6th नंबर पे आता है। इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? 6। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लंदन इज़ बिसाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ए ला प्लेटा रिवर, बी यमुना रिवर, सी अमेजन रिवर या फिर डी थैमस रिवर या फिर डी थैमस रिवर। सो लंदन इज़ बिसाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी थैमस रिवर। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भवानी सागर डैम इज़ इन विच स्टेट? ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु। सो भवानी सागर डैम इज़ इन विच स्टेट? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। तो डी तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मांडो ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट? ए मणिपुर, बी गोवा, सी मेघालय या फिर डी तमिलनाडु। सो मांडो ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी गोवा। सो बी गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट वुमेन सीएम यानी पहली जो महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी सुचित्रा कृपलानी, सी किरण बेदी या फिर डी ममता बनर्जी।
सो फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी आपकी? बी सुचिता कृपलानी। तो बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज ए पेलिग्रा, बी बैड स्किन, सी नाइट ब्लाइंडनेस या फिर डी एनीमिया। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज विच ऑफ दीज डिजीजेस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी एनीमिया। तो डी एनीमिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डेफिशिएंसी से जो है एनीमिया हो जाता है, तो एनीमिया इज़ द राइट आंसर। विटामिन B12 की कमी से जो है क्या हो जाता है? एनीमिया। तो एनीमिया आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अर्थ समिट इनऑगरल ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1993 में या फिर डी 1998 में। सो अर्थ समिट इनऑगरल इन विच ईयर? क्या होगा इसका राइट आंसर? 1992 में। तो 1992 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तो फाउंडर ऑफ आर्य समाज कौन थे? ए विवेकानंद जी, बी स्वामी दयानंद जी, सी आत्माराम पेंडुरंग या फिर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो हु इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी स्वामी दयानंद जी, ये थे फाउंडर आर्य समाज के। तो बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंदिरा साहनी केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज? ए ओबीसी रिजर्वेशन, बी एमरजेंसी, सी टेररिज्म या फिर डी रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। सो इंदिरा साहनी केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज? ए ओबीसी रिजर्वेशन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज। ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? हु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। तो डी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज कौन हो जाएगा? कौन सा स्टेट होगा? डी आंध्र प्रदेश। तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन इन मेंस सिंगल्स 2022? ए नाडल, बी जोकोविच, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी एंडरसन। सो हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन इन मेन सिंगल्स 2022? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नाडल। नाडल ने जीता था। ही वॉज अ विनर ऑफ ओपन इन मेंस सिंगल्स 2022। सो ए इज़ द राइट आंसर। और इनका पूरा नाम क्या था? और इनका पूरा नाम था राफेल नाडल। तो मेक श्योर आप लोग याद रखिएगा इनका नाम। तो राफेल नाडल इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बुद्धा गॉट एनलाइटेंड एट ए बोध गया, बी सतारा, सी सांची स्तूपा या फिर डी सारनाथ। सो बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट एट वेयर? सो बुद्धा गॉट एनलाइटेंड एट बोध गया, बी सतारा, सी सांची स्तूपा या फिर डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बोध गया। तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है क्योलादेव नेशनल पार्क इज़ ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है सिचुएटेड? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर डी तमिलनाडु में। सो क्योलादेव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट विच ऑफ दिस स्टेट? ए राजस्थान में। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट एमरजेंसीज आर्टिकल इज ए 325 यानी 352, बी 356, सी 360 या फिर डी 326। तो स्टेट एमरजेंसी आर्टिकल इज बी 356, तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया हुआ है, तो आपको इसमें बताना है लव्स हिज वाइफ द मोस्ट, उसे क्या कहते हैं। और दूसरे में पूछा है वन हु करेक्ट्स कॉइन इज़ नोन एज वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे क्या कहेंगे। या फिर सिनोनिम्स बोस्ट क्या होगा, सिनोनिम ऑफ बोस्ट क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। बाकी आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस है, आप ज़रूर करिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। आगे सो इसमें पूछा गया है विच इज़ द 6th of the 18th book of the Indian epic Mahabharata written by Vyas that contains the widely studied Bhagavad Gita. A. Sabha Parva, B. विराठा पर्वा, सी आदि पर्वा या फिर डी भीष्म पर्वा। सो विच ऑफ द 6th of the 18th book of the Indian epic Mahabharata that contains the widely studied भगवद गीता, क्या होगा इसका राइट आंसर। डी भीष्म पर्वा, तो डी भीष्म पर्वा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एज पर द न्यू रूल ऑफ ICC इन हाउ मच टाइम अ न्यू बैटर विल नीड टू बी रेडी टू फेस द बॉल। ए 2 minutes, बी 30 seconds, सी 5 minutes या फिर डी नन ऑफ दिस। तो एज पर द न्यू रूल ऑफ कितना होगा टाइम इसमें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 minutes। तो 2 minutes इज़ द राइट आंसर। क्या 2 minutes में उसे जो है रेडी होना है। सो इन हाउ मच टाइम अ न्यू बैटर विल नीड टू बी रेडी इन 2 minutes टू फेस द बॉल। सो ए 2 minutes इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इंडेक्स ऑफ द 8 करोड़ इंडियन इंडस्ट्रीज इज़ अ प्रोडक्शन इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय CSO and it is considered to be the lead indicator of the industrial performance in India. Which of the following industries is not treated as a core industry for calculating this index? A. Fertilizers, B. Information technology, C. Cements या फिर D. Natural gas. So which of the industries is not treated as the core industry for calculating this index? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। B. Information technology यानी IT sector. It is not treated as a कोर इंडस्ट्री फॉर कैलकुलेटिंग दिस इंडेक्स, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री लॉन्च्ड एन एविएशन पैसेंजर कैरेक्टर टू हेल्प पैसेंजर्स नो देयर राइट्स ऑन 17 जुलाई 2022। ए कनाडा, बी जर्मनी, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड किंगडम। सो विच कंट्रीज लॉन्च एविएशन पैसेंजर कैरेक्टर, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया था। डी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, तो यूनाइटेड किंगडम इज़ द राइट आंसर। यूनाइटेड किंगडम लॉन्च्ड एविएशन पैसेंजर कैरेक्टर टू हेल्प पैसेंजर नो देयर राइट्स, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सेक्रेनरी फेस्टिवल विच इज़ अ 10-day फेस्टिवल depicting purification and purity is associated with which of the following states? A. Manipur, B. Himachal Pradesh, C. Assam या फिर D. Nagaland. So it is associated with which of the following state? D. Nagaland. So D is the right answer. Next question पर आते हैं। Next question में पूछा गया तो the Buddhist Viraha at Sanchi is also known as the Great Stupa. It is one of the most famous Buddhist monuments in India, located at Sanchi town in which district? A. Jabalpur, B. Rainsand, C. Purnia या फिर D. Patna. So it is located in which of the following state? So it is located in which district?
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी, रायसेन। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट इज़ द राइट आंसर, तो बी इसका राइट आंसर। The Pulumpara village panchayat of which state has become the first totally digitally literate panchayat in the country? A. Telangana, B. Kerala, C. Tamil Nadu या फिर D. Karnataka. So the first totally digital literate panchayat in the country, which of these? जो पुलमपरा विलेज पंचायत है ऑफ कौन से स्टेट की हैज़ बिकम द फर्स्ट टोटली डिजिटली लिटरेट पंचायत? फर्स्ट आपकी टोटली जो है लिटरेट पंचायत बनी है इन द कंट्री, तो कौन सा स्टेट है वो? बी, केरला। तो केरला इज़ द राइट आंसर। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट टोटली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन द कंट्री, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन द मिलम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयंस where it is known as Gori Ganga? A. Sarayu, B. Gomti, C. Tons या फिर D. Karam Nasa known as Gori Ganga? A. Sarayu, तो A is the right, Sarayu is the right answer। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फगान सिंह Kulaste on 28th of October 2022 inaugurated the Saras Food Festival 2022? A. लखनऊ, B. हैदराबाद, C. न्यू दिल्ली या फिर D. जयपुर। सो कौन से स्टेट में किया था उन्होंने? C. न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फगन सिंह कोलास्ते ऑन 28 ऑफ अक्टूबर 2022 को इन्होंने इनाग्रेशन किया था सारस फूड फेस्टिवल 2022। कहाँ पे किया था? न्यू दिल्ली में, यानी न्यू दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैज़ रिलीज्ड अ पिक्टोरियल बुक ऑन इंडियन वुमेन अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन जनवरी 2022? ए. मीनाक्षी लेखी, बी. स्मृति ईरानी, सी. निर्मला सीतारमन या फिर डी. रेणुका सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए. मीनाक्षी लेखी, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सोलुंग इज़ प्राइमरली एन एग्रो बेस्ड फेस्टिवल एंड इट इज़ वन ऑफ द फीचर इज़ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर वाइटल कंपोनेंट्स एंड देयर फैमिली एंड सोशल लाइफ। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट / यूनियन टेरिटरी? यूटी, ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. सिक्किम, सी. लद्दाख या फिर डी. जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ सैटेलाइट नेम जोंगसिंग 6D वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. ईरान, सी. चाइना या फिर डी. रशिया। सो सैटेलाइट नेम जोंगसिंग जो है 6D वो किस कंट्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? ए. चाइना, सी. चाइना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था जिसका नाम था जोंगसिंग 6D, तो सी. चाइना इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर रिच इन प्रोटीन्स एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स? ए. स्पिरुलिना, बी. स्पाइरोगैरा, सी. कोलोरेला, डी. फ्यूनेरिया। सो इनमें से कौन सी होगी? ए, बी और सी, बी, ए और बी होगी या फिर ए और सी होगी या फिर बी और सी होगी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? विच एल्गी इज़ रिच इन प्रोटीन एंड आर यूज फॉर फूड सप्लीमेंट्स बाय द स्पेस ट्रैवलर? कौन सी रिच प्रोटीन में रिच होती है प्रोटीन्स में
और यूज़ करी जाती है एज अ फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर? ए एंड सी, यानी स्पायरुलिना और क्लोरेला जो है होती है वो आपकी हो जाएगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। ए और सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी इज़ द राइट आंसर, यानी स्पिरुलिना एंड क्लोरेला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज़ एप्लीकेबल टू मोशन ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द सन? ए पास्कल्स लॉ, बी बॉयल्स लॉ, सी कैपलर्स लॉ या फिर डी ग्राहम्स लॉ। लॉ है जो एप्लीकेबल होगा सी, कैपलर्स लॉ इज़ द राइट आंसर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैपलर्स लॉ आपका एप्लीकेबल होता है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट मैन दैट हैज़ एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ? ए ही इज़ वन, बी द नोबलेस्ट मैन, सी दैट हैज़ एवर, या डी लिव्ड ऑन द अर्थ। तो इसमें बताना है आपको एरर कौन से पार्ट में है। नोबलेस्ट मैन दैट हैज़ एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, किस में एरर होगा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी दैट हैज़ एवर। तो दैट हैज़ एवर आपका जो है एरर है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी दैट हैज़ एवर। सो दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एरर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड जेनेटिक्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज ए जियोलॉजी, बी बॉटनी, सी जूलॉजी या फिर डी बायोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड जेनेटिक्स ऑफ प्लांट्स, उसे क्या कहते हैं हम? विच इज़ नोन एज बी बॉटनी। तो यहाँ पे बी बॉटनी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। प्रूडेंट, तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए आर्डेंट, बी सॉलेम, सी इम्पेचुअस या डी प्रोविडेंट। तो इसमें से विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको सिनोनिम बताना है प्रूडेंट का। प्रूडेंट का इसमें सिनोनिम क्या हो जाएगा? डी प्रोविडेंट। तो डी प्रोविडेंट इज द राइट आंसर। सो प्रोविडेंट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सो प्रोविडेंट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ डू यू कॉप इन विद डिफीट एंड प्रॉब्लम्स। इसमें बताना है कि हाउ डू यू कॉप इन विद की जगह पे क्या यूज़ होगा। ए हाउ टू कॉप विद, बी हाउ डू यू कॉप विद, सी हाउ डू यू बी कॉपिंग विद, या डी हाउ यू विल बी कॉपिंग विद। सो विच ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन? क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हाउ डू यू कॉप विद डिफीट एंड प्रॉब्लम्स। तो हाउ डू यू कॉप विद डिफीट एंड प्रॉब्लम्स, ये आपका सही होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द एंटोनिम्स इन द गिवन मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। सो यहाँ पे वर्ड दे रखा है अधेरेंस, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? ए डिसिपल, बी फॉलोवर, सी हेंचमैन या डी ओपोनेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ओपोनेंट। तो डी ओपोनेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड एम्बैरेस्ड, इसमें से इसका करेक्ट वर्ड कौन सा होगा? ए एम्बैरेस्ड, बी एम्बैरेस्ड, बी एम्बैरेस्ड, बी सी एम्बैरेस्ड या डी एम्बैरेस्ड। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एम्बैरेस्ड। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये करेक्टली स्पेल है। तो बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द गिटार मे बी बॉट बाय मी, इसका करेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस वो क्या होगा? ए आई मे बाय द गिटार, बी आई विल बाय द गिटार, सी आई मे बॉट द गिटार, या फिर डी आई मे बी बाइंग द। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए आई मे बाय द गिटार। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ही सेड टू मी वेयर इज़ हिया। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए ही आस्क्ड मी वेयर इज़ हिया इज़, बी ही आस्क्ड मी वेयर हिया वॉज, सी ही सेड वेयर वॉज हिया, या डी ही आस्क्ड मी वेयर इज़ हिया। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में? बी ही आस्क्ड मी वेयर हिया वॉज। सो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में है जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है। हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी वेयर हिया वॉज। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ एन एम्प्लॉय स्ट्रेज फ्रॉम प्रोसीजर्स फ्रॉम हिज ओन इंटरेस्ट हिज सुपीरियर्स में डैश हिम फ्रॉम हिज पोजीशन। ए डाइवर्ज, बी डेबिलिटेट, सी डिटर, या फिर डी डाइवेस्ट। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा डी डाइवेस्ट। So if an employee strays from procedure from his own interest, his superiors may divest him from his position. तो D divest is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका अरेंज करने हैं आपको वर्ड्स। तो ए दे रखा है ऑन द ब्रिंक ऑफ अ ग्रेट बैटल बिटवीन वार्निंग ब्रांचेस ऑफ द सेम फैमिली, और बी second some of whom are his friends and relatives and expresses his qualms to Krishna, and C Arjun is suddenly overwhelmed with misgiving about the justice of, D his charioteer a combination bodyguard and court historian। so इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ए बी डी सी ये करेक्ट ऑर्डर होगा, या फिर ए सी बी डी, या फिर ए डी बी सी, या फिर डी ए बी सी डी। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा ये आपको इसमें बताना है, और इसका आंसर सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। उसके बाद पूछा गया है इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू द मून चंद्रयान पार्ट 1 वॉज, चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम विच प्लेस? ए बालासोर, बी श्रीहरिकोटा, सी त्रिवंतपुरम, या फिर डी व्हीलर आइसलैंड। सो फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट जो मिशन था मून मिशन टू द मून चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम विच प्लेस? क्या होगा इसका राइट आंसर? बी सी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बी श्रीहरिकोटा। तो बी श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया था। तो फ्रॉम विच प्लेस आप क्या बताएंगे? श्रीहरिकोटा। बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्लैनेट वीनस हैज़ अ वेरी थिक एटमॉस्फेयर दैट कंटेन्स अबाउट 97% ए मीथेन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। So the planet Venus that has very thick atmosphere that contains about 97% of which of these atoms? क्या होगा इसका राइट आंसर? सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 97% क्या होता है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सी ऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है हु गेव द स्लोगन विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये स्लोगन जो है किसने दिया था? ए श्यामलाल गुप्ता, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी भरत तेंदु हरिश्चंद्र। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये जो है स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? किसने दिया था ये स्लोगन? ए श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। तो हु गेव द स्लोगन? श्यामलाल गुप्ता, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो ए श्यामलाल गुप्ता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज। इसमें ऑप्शंस दिए हैं लॉर्ड हार्डिंग, बी विलियम बेंटिक, सी बैरन हास्टिंग,
या डी लॉर्ड डलहौजी। सो इसमें जो इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम सिविल सर्विसेज का वो किया था आपका वारेन हेस्टिंग ने। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप टिक कर लीजिएगा। सो हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज? सी वारेन हेस्टिंग। सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे पूछा गया है द फेमस गंगा सागर मेला एन एनुअल फेयर इज़ हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी वेस्ट बंगाल। सो द फेमस जो एनुअल फेयर होता है गंगा सागर मेला वो कहाँ कौन से स्टेट में होता है? सो फेमस गंगा सागर मेला जो है कहाँ पर हुआ था? हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? डी वेस्ट बंगाल। सो डी वेस्ट बंगाल इज़ द राइट आंसर। इज़ हेल्ड इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, यानी डी वेस्ट बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इंडियन एंड द यूएस मिलिटरीज कैरिड आउट 3 days जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एक्सरसाइज इन डैश इन विशाखापट्टनम। ए अजय वॉरियर, बी मित्रा शक्ति, सी टाइगर त्रिम या डी हैंड इन हैंड। सो द इंडियन एंड द यूएस मिलिट्री कैरी आउट 3 days जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एक्सरसाइज डैश इन विशाखापट्टनम। क्या जो हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर सी टाइगर ट्रायम्फ। तो टाइगर ट्रायम्फ इन विशाखापट्टनम, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइगर ट्रायम्फ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ स्प्रिंग टाइड वुड अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? ए when the sun and moon and earth are in straight line, b when the moon and earth are in right angle to each other, c when the earth and moon are in right angles to the sun, या फिर d when the sun and moon are in right angle to each other. So spring tide would occur in which of the following condition? A when the sun, moon and earth are in a straight line. The spring tide would occur in which conditions? When the sun, moon and earth are in a straight line. तब ये होता है, जब ये straight line में होते हैं तब ये occur होता है, यानी तब ये होता है। तो A is the right answer। उसके बाद नेक्स्ट भी पूछा है द मेन रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज पास्ड इन विच सेशन इन 1920? The main resolution on non-cooperation movement was passed in dash session in which A Nagpur session, B Belgium session, B Belgaum session, C Kanpur session या D Calcutta session। तो which session in 1920? A Nagpur session। The main resolution on non-cooperation movement was passed in Nagpur session in 1920। तो A नागपुर सेशन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कूडियाट्टम इज़ अ ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म इन द स्टेट ऑफ विच ऑफ दिस? डी केरला। सो ये केरला में होता है। सो डी केरला इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फॉलोइंग वॉज एडजस्ड एट द बेस्ट मूवी ऑफ द 53 आवर्स चैलेंज? ए डियर डायरी, बी अंतर्दृष्टि, सी द रिंग या फिर डी 100 के नोट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडजस्ड द बेस्ट मूवी ऑफ द 53 आवर्स डायलॉग 53 आवर्स चैलेंज? सो ए डियर डायरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? ए 3, बी 4, सी 2 या फिर डी 1। सो हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? सी 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया आर्टिकल डैश स्टेट्स अबाउट द डैश? A 39A equal justice and free legal aid, B 43A organizations of a village panchayat, C 28 protection of interest of minorities या फिर D
18 अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी आर्टिकल जो है इसमें आपको बताना है किस चीज़ के बारे में बताते हैं, स्टेट्स अबाउट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से करेक्ट कौन होंगे, इसमें से जो करेक्ट होंगे वो कौन से होंगे? A 39A which states about the equal justice and free legal aid. तो A is the right answer. So Article 39A states about the equal justice and free legal aid. A is the right answer. Next question पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियन एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें जो जो म्यूजिशियन है और इनके इंस्ट्रूमेंट है इसमें से कौन से इनकरेक्ट हैं, आपको गलत बताना है इसमें से कौन सा है। ए के वैद्यनाथन सितार, बी पंडित राम नारायण सारंगी, सी उस्ताद विलायत खान सितार, डी बिस्मिल्लाह खान शहनाई। तो इसमें से कौन से इनकरेक्ट पेयर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? के वैद्यनाथन सितार। तो ये आपका इनकरेक्ट पेयर है। बाकी सब सो के वैद्यनाथन जो है वो फेमस है वॉयलिन के लिए, ना कि सितार के। तो यहाँ पे ये आपका गलत पेयर होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो अभी हम बात करेंगे जीके में हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की, जैसे कि सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट ऑफ पास्ट टाइम इज़ नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो वो सोर्सेज जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं पास्ट टाइम, यानी हमारे से आप कह सकते हो उनके बारे में, पास्ट के बारे में, तो उसे हम क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल सोर्सेज। उसके बाद ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ ओल्ड वैदिक पीरियड। तो ऋग्वेदा हमारा क्या हो जाएगा? पुराने वैदिक काल की संस्कृति के बारे में जो जानकारी देता है वो हमारा ऋग्वेद कहलाता है। उसके बाद क्या होगा? व्हाट इज़ इन टेक्स्ट इट इज़ इन वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ नॉट इन टेक्स्ट दैट इज़ नॉट इन वर्ल्ड। ये किसके द्वारा जो है ये श्लोक दिया गया था? महाभारत के द्वारा दिया गया था। अगर आपको ऐसा कोई लाइन टेक्स्ट आता है तो आप उसका आंसर क्या होगा? महाभारत। तो इसमें बोला गया है कि जो पाठ में है वो संसार में है और जो पाठ में नहीं है वो संसार में नहीं है। ये जो स्टेटमेंट था ये महाभारत का था। तो व्हाट इज़ इन टेक्स्ट इट इज़ इन वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ नॉट इन टेक्स्ट दैट इज़ नॉट इन वर्ल्ड। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये महाभारत में लिखा था। बाकी नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद है त्रिपिटिका, रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज़्म, यानी जो त्रिपिटिका है ये बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। उसके बाद है जटाका, जटाका इज़ द टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज़्म। उसके बाद है मिलिंद पानो कंटेन्स डायलॉग बिटवीन नागासेना एंड मिनिंदर, यानी जो मिलिंद पानो में नागासेना और मिनिंदर के बीच संवाद जो है वो हुए थे। तो मिलिंद पानो क्या है? दैट कंटेन्स डायलॉग बिटवीन नागासेना एंड मिनिंदर। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है माकियावेली प्रिंस इज सेम एज कौटिल्य अर्थशास्त्र, यानी माकियावेली जो प्रिंस हैं वो क्या है? समांतर हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में बोला गया है कल्हांस बुक कौन सी थी? क्या नाम था उनकी बुक का? राज तरांगिनी। तो राज तरांगिनी उनकी बुक का नाम था। तो कल्हानास बुक इज राज तरांगिनी। उसके बाद है अष्टध्यायी। तो अष्टध्यायी किसकी थी? पाणिनि की। तो पाणिनि वॉज अ संस्कृत फिलोसोफर जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? अष्टध्यायी। अष्टध्यायी क्या है? 8 अध्यायों वाली महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। तो ये आपका हो जाएगा, अष्टध्यायी इज रिटन बाय पाणिनि। उसके बाद है महाभाष्य। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई? पतंजलि। तो महाभाष्य इज रिटन बाय पतंजलि। महाभाष्य जो है किसने लिखी थी? इसकी रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी, वो भी काशी में की गई थी। नेक्स्ट है हर्षचरिता का किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। तो हर्षचरिता के ऑथर कौन थे? बाण भट्ट। तो हर्षचरिता इज रिटन बाय बाण भट्ट।
उसके बाद नेक्स्ट है कंपोजर ऑफ विक्रमाचार्य कौन थे? बिल्हाना। तो कंपोजर ऑफ विक्रमाचार्य कौन थे? बिल्हाना थे। उसके बाद चंद्रबरदाई रिटर्न वॉज पृथ्वीराज रासो। तो यानी चंद्रबरदाई वॉज किसके द्वारा लिखी गई थी? किसने कंपोज किया था उसे? पृथ्वीराज रासो ने। तो चंद्रबरदाई एक इंडियन पोइट थी जिसे कंपोज किया था आपके पृथ्वीराज रासो ने। तो चंद्रबरदाई वॉज रिटर्न बाय पृथ्वीराज रासो। उसके बाद फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर कम टू इंडिया। तो फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर कौन थे जो इंडिया में आए थे? उनका नाम क्या था? मेगास्थनीज। तो फर्स्ट ट्रैवलर कम टू इंडिया इज मेगास्थनीज। कौन? उनका नाम क्या था? मेगास्थनीज। आगे बढ़ता है। अब मेगास्थनीज की बुक कौन सी थी? तो मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका। इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। उसके बाद हु कंपोज जियोग्राफिया। तो हु कंपोज जियोग्राफिका क्या हो जाएगा? स्ट्राबो। स्ट्राबो ने कंपोज किया था। तो स्ट्राबो हु कंपोज जियोग्राफिया इज स्ट्राबो। उसके बाद बुक ऑथर्ड बाय प्लिनी इज नेचुरलिस हिस्टोरिका। तो ये जो ऑथर थे नेचुरलिस हिस्टोरिका के वो कौन थे? प्लिनी। तो प्लिनी वॉज द ऑथर हु wrote द नेचुरली हिस्टोरिका, जिसे नेचुरल हिस्टोरिका भी कहा जाता है। तो द नेचुरल हिस्ट्री इज अ वर्क ऑफ प्लिनी। फाइन वॉज द रेजिडेंस ऑफ चाइना। यानी जो फाइन थे वो कहाँ के थे? चाइना के थे। और फाइन केम टू इंडिया ड्यूरिंग, और ये कब आए थे इंडिया में? ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में ये आए थे। तो फाइन कम टू इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता टू। तो चंद्रगुप्ता सेकंड के पीरियड में जो है ये इंडिया आए थे। केम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन हुइनसांग। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हुइनसांग आए थे। उसके बाद ट्रैवलर इब्ने बतूता केम फ्रॉम। अब ट्रैवलर इब्ने बतूता थे वो कहाँ से आए थे? मोरक्को से। तो यहाँ पे मोरक्को होगा। द ट्रैवलर इब्ने बतूता केम फ्रॉम वेयर? मोरक्को। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद बोला गया है कि इब्ने बतूता केम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, और कब आए थे ये? किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आए थे। सो इब्ने बतूता केम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड इन 1861 AD। यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1861 AD में। उसके बाद फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। अब फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद फर्स्ट डिस्कवर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले जो हड़प्पन सभ्यता की खोज थी वो किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। तो फर्स्ट हु डिस्कवर द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज दयाराम साहनी। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड बीन डिस्कवर्ड इन, कब हुई थी इसकी खोज? किस तिथि में? और हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज कब हुई थी? 1921 AD में, यानी 1921 AD में इसकी खोज हुई थी। उसके बाद एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा वाज बेस्ड बाय सर जॉन मार्शल। यानी मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई का अवलोकन किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने ये किया था। नेक्स्ट है तो न्यूमिस्मैटिक क्या है? स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। तो ये क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक यानी मुद्रा शास्त्र क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। उसके बाद फर्स्ट इंग्लिशमैन हु डिसाइफर्ड अशोकांस इंस्क्रिप्शन वाज जेम्स प्रिंसेप। सो अशोका के शिलालेख को पढ़ने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। The first Englishman who deciphered Ashoka's inscription was James Prinsep। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद most of Ashokan's inscription are in which language and script? प्राकृतिक and ब्राह्मी।
सो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है किस भाषा और लिपि में लिखी गई है? प्राकृतिक और ब्राह्मी में लिखी गई है। और कैसे रिटर्न है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन खारोस्त्री स्क्रिप्ट। सो खारोस्त्री स्क्रिप्ट से रिटर्न वो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसके बाद अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोएटिक स्टाइल इज रुद्र दमन। जो काव्य शैली के प्राचीनतम प्रमाण है वो क्या है? रुद्र दमन। एंड रुद्र दमन मेंशन बोथ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका। सो उन्होंने क्या दोनों को मेंशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट है सो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेना। और हरिसेना कौन थे? पोइट इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता, यानी समुद्रगुप्ता के जो दरबार थे उसमें वो कवि थे। हरिसेना पोइट इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता, वो वहाँ के दरबार के थे। समुद्रगुप्ता के जो दरबार था उसके कवि थे। और इन्होंने क्या लिखा था? प्रयाग परिस्थिति। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये हरिसेना के द्वारा, जो कि पोइट थे समुद्रगुप्ता के कोर्ट में। नेक्स्ट है आयरन पिलर एट मेहरौली वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 4th century AD। उसके बाद फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा मेंशन इन ईरान इंस्क्रिप्शन। तो सती प्रथा के प्रथम जो शिलालेख्य है शाक्य का उल्लेख किसमें किया गया है? ईरान इंस्क्रिप्शन में, यानी ईरान शिलालेख में किया गया है। और ईरान इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विथ भानुगुप्ता, यानी जो ईरान शिलालेख है वो किससे जुड़ा हुआ है? भानुगुप्ता से जुड़ा हुआ है। उसके बाद रविकृति कंपोजर ऑफ अहेहोल परिस्थिति इंस्क्रिप्शन इन द कोर्ट ऑफ पुलकेशिन सेकेंड। तो रविकृति जो थे वो कंपोजर थे ऐहाल परिस्थिति शिलालेख के। जो संगीतकार थे वो कौन थे? रवि कीर्ति। और इन द कोर्ट ऑफ पुलकेशिन सेकेंड, किसके दरबार में? पुलकेशिन सेकेंड के दरबार में थे ये। उसके बाद व्हेन द कॉइन्स अपीयर्ड फर्स्ट इन इंडिया, कॉइन्स जो हैं वो कब अपीयर हुए, कब आए इंडिया में? 600 BC। सो भारत में सिक्के पहली बार कब प्रकट हुए, कब आए? 600 BC में, यानी 600 BC में। उसके बाद ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्टेड पंचमार्क कॉइन्स, यानी भारत के सबसे प्राचीन सिक्के क्या मान्य हैं? पंचमार्क कॉइन, यानी पंचमार्क सिक्के के रूप में वो हैं जो है एक्सेप्टेड हैं। तो ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्टेड एज पंचमार्क कॉइन्स। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इंडिया कहाँ पे हुआ था? इंडो बैक्टेरियंस में, यानी भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलवाए थे वो कहाँ पे चलवाए थे? इंडो बैक्टेरियंस में। उसके बाद प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन इशूड इन इंडिया बाय कुशान्स। उसके बाद भारत में सबसे जो शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? कुशान के द्वारा जो है जारी किए गए थे। प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन इशूड इन इंडिया बाय कुशान्स। उसके बाद मोस्टली कॉइन ऑफ सतवाहन टाइम्स वर मेड ऑफ विच मेटल? लीड। यानी जो सतवाहन काल, यानी जो सतवाहन के टाइम का था उस टाइम पे जो सिक्के हैं वो किस धातु यानी किस मेटल के होते थे? लीड के होते थे। तो लीड यहाँ पे हो जाएगा। तो मोस्टली कॉइन ऑफ सतवाहन टाइम्स वर मेड ऑफ विच मेटल? लीड। तो सतवाहन के टाइम के उनके जो शासनकाल के जो सिक्के बनाए जाते थे वो किस मेटल के होते थे? लीड के होते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स हैज़ बीन इशूड इन विच पीरियड? गुप्ता। यानी जो सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स हैं सोने के जो सिक्के हैं वो किसके काल में जो है लागू किए गए थे? गुप्ताज पीरियड के, यानी गुप्ता शासनकाल था उसके दौरान किए गए थे। तो गुप्ता काल में किए गए। रोमन कॉइन्स हैज़ बीन फाउंड एट एरिकमेंदू, यानी जो एरिकमेंदू में सबसे ज़्यादा जो रोमन के सिक्के हैं वो मिले थे। तो एरिकमेंदू में रोमन के सिक्के जो हैं मिले हैं। तो रोमन कॉइन्स हैज़ बीन फाउंड एट वेयर? एरिकमेंदू। तो एरिकमेंदू में रोमन सिक्के मिले हैं। उसके बाद भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, भीमबेटका किस चीज़ के लिए फेमस है? कैवस पेंटिंग के लिए फेमस है। तो कैवस पेंटिंग के लिए फेमस है। भीमबेटका इज़ फेमस फॉर कैवस पेंटिंग। बर्मा वॉज नोन टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द नेम ऑफ
स्वर्ण भूमि, यानी बर्मा को भारत के लोग जो है स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है अंगकोर वट टेम्पल इज़ लोकेटेड एट। अंगकोर टेम्पल जो है, अंगकोर वट टेम्पल जो है वो कहाँ पे है स्थित? कंबोडिया में। तो अंगकोर वट टेम्पल इज़ लोकेटेड एट कंबोडिया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो डू सब्सक्राइब द चैनल और इसी तरह से अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।